आपको पता है कि इंडिया इस वक्त दुनिया के 18 ममालिक के साथ जो ट्रेड है वो इंडियन रुपी में कर रहा है। 2030 तक विल बी डूइंग $2 ट्रिलियन ऑफ एक्सपोर्ट, और इंडिया को वो करेंसी को वो इंटरनेशनल करेंसी बना रहे हैं। ठीक है जी। अब ये एक तरफ इंडिया अमेरिका का इत्तेहादी है, इंडिया अमेरिका का दोस्त है, क्वाड का मेंबर है, I2U2 का मेंबर है। इंडिया जो है उसको इंडो पैसिफिक में मेजर फ्यूचर पार्टनर उन्होंने करार दिया हुआ है। खबर है, ये इतनी बड़ी खबर है, मैं आपको क्या बता लूं, मेरा दिल भाग भाग हो रहा है। मैं करीब 3 महीने पहले आपके चैनल पर काफी नेशनल टीपीए कर रहा था। इस साल विल क्रॉस $750 बिलियन और 765 या $770 बिलियन के आसपास हमारा एक्सपोर्ट हुआ है। और रोहित भाई, ये हम 5 बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में आ गए। आज भी इंडिया के अंदर इतनी सेपरेशन ऑफ पावर्स है कि हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी जगह काम कर रहा है। देखे, इंडिया के अंदर 75 सालों में एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा। मैंने ये ट्वीट लगा दी और मुझे नहीं ख्याल था कि उस पर इतना ज्यादा लोग जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे, इतना ज्यादा जो है वो बात होगी, जो कि बड़ा मतलब हैरत भी हुई, मजा भी आया। रोहित भाई, अगर आप डेवलपमेंट्स को केयरफुली देखें, 18 कंट्रियां परसों तक थी जो रुपी ट्रेडिंग के लिए मान्य राजी हो गई। अब कंट्रियां बढ़ के हो गई है 19। मलेशिया का नाम जुड़ा कल परसों में। अब ये चीज हम समझ नहीं रहे, एक 19 कंट्रियों के पास आपका रुपया रखा है। भाई, आपके रुपये से वो पेरिस, लंदन और जापान में तो सामान खरीद नहीं सकते। वो किससे सामान खरीदेंगे? आपसे खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? गुड्स या सर्विसेज? वही चीजें तो खरीदते हो ना, गुड्स खरीदते हो, सर्विसेज खरीदते हो। दूसरा, ऑपरेशन गति शक्ति, जो प्रधानमंत्री जी का ब्रेन चाइल्ड है, इसमें 175 कार्गो टर्मिनल बनेंगे, फ्रेट कॉरिडोर्स बनेंगे, डेडिकेटेड बनेंगे। अभी हमारी वंदे भारत ने शायद 165 की स्पीड अचीव की थी, अभी कल परसों की बात है। तो जब ये फ्रेट कॉरिडोर्स, कोल्ड स्टोरेज, डेडिकेटेड सारी चीजें बनेंगी, हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, जो मैं आपके शो पे कहीं नेशनल टीवी पे कहीं शो पे बोल चुका हूं, हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 11 से 12% आता है। सबसे कम है जर्मनी का 4%। ऑपरेशन गति शक्ति के कार्यान्वित होने के बाद हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आएगा 5-5.5%। हमारी बिजनेसेस विल बी वाइबल बाय 8% मोर। 8% बहुत बड़ा नंबर होता है विश्व के पटल पे। 8%। यही नहीं, भारतमाला, सागरमाला, हम जितने अभी सैकड़ों पोर्ट बना रहे हैं, वी आर मेकिंग टेंस ऑफ पोर्ट। 60-70-80 पोर्टों का कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। दुनिया भर में हम 700 से ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना रहे हैं 70 कंट्रियों में। कभी भी इंडिया में 8000 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जब ये कंप्लीट होता है नए बन रहे हैं। अब आप देखिए, ये आपकी नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री है, जो पीयूष गोयल साहब ने बोला, नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री। हम 2030 तक 1.5 ट्रिलियन, और मेरे को बड़ी खुशी होती है कि जो मैंने नंबर प्रेडिक्ट किया था वो बिल्कुल फिट बैठ गया, कि मैंने काफी एनालिसिस के बाद किया था, दिस इज व्हाट इंडिया कैन डू। अब 1.5 ट्रिलियन का गुड्स और 500 बिलियन की सर्विस, ठीक है जी। अब आप जोड़िए इसमें 3 कीर्तिमान। ऑपरेशन गति से आपके कॉस्ट कम होगा, आपकी स्पीड डबल हो जाएगी। भारतमाला, सागरमाला से आपके एक्सपोर्ट करने की क्षमता 3 गुना हो जाएगी, इतने पोर्ट हम बना रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 71 से 72 कंट्रियों ने इंटरेस्ट जताया है रुपी ट्रेडिंग में। 72 कंट्रियां, इंक्लूडिंग दीज 19, अलग नहीं है। अब मैं मानता हूं 50-60 कंट्रियों के साथ हमारे एग्रीमेंट हो जाएंगे, क्योंकि 19 के साथ तो हो गए। अगर 50-60 कंट्रियों के साथ आपका एग्रीमेंट होता तो आपका रुपया आईएमएफ की इंटरनेशनल किटी में आएगा। आईएमएफ की इंटरनेशनल किटी में आने का मतलब है हर कंट्री को रुपए में रिजर्व रखने पड़ेंगे। रुपए में रिजर्व रखेंगे तो रुपया चलता कहां है? हमारे यहाँ। और ये जो 50 कंट्रियों के पास हमारा रुपया पड़ा हुआ, ये कहां से खरीदेंगे? हमसे। क्या खरीदेंगे? या गुड्स या सर्विसेज। तो ये जो एक 1 ट्रिलियन में मोर की परिकल्पना कर रहा हूं, ये वहां से आएगा। सो बाय 32 to 35 वी माइट क्रॉस इवन $3 ट्रिलियन। और 1 ट्रिलियन तो हमारा, रोहित भाई, 2 साल से 3 साल में हम कर लेंगे। आज भी हम We are the number in top 5 exporters of the world. और सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है, सेल्फ कंज्यूमिंग इकोनॉमी, एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं है चाइना की तरह। ये बातें समझने की है। अगर आप चाइना में आज देखें, तो चाइना में अगर आपको $1 का जीडीपी बढ़ाना है तो आपको $8 लगाने पड़ेंगे। इंडिया में यही $3 लगा के $1 का जीडीपी बढ़ता। तो ये देखिए, चाइना और यहाँ जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना डिफरेंट है। तो चाइना का जीडीपी बढ़ाना बहुत मुश्किल है, यूएस का जीडीपी बढ़ाना और भी मुश्किल है। और आपने पीछे एक बयान देखा होगा, पता नहीं आपकी नजर से निकला होगा या नहीं निकला होगा। आपके शो पे, कई सारे शो पे मैं बता चुका हूं कि यूएस का क्यूमुलेटिव डेट इज 34.3 ट्रिलियन। और इस इंटरेस्ट रेट पे डेट सस्टेनेबल नहीं है। डिडॉलराइजेशन हो रही है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, डॉलर की जरूरत दुनिया में कम हो रही है, इसीलिए यूएस में इन्फ्लेशन है। पहले क्या करते थे? डॉलर छापते थे, डॉलर को रोकते थे। जब दुनिया भर की करेंसियां गिरने लगती थी तब डॉलर को रिलीज करते, तो इन्फ्लेशन यहां बनता था, वहां ट्रांसफर हो जाता था। जैसे डिडॉलराइजेशन हो रहा, तो इन्फ्लेशन अब यूएस में रह रहा है। अगर आप टेड क्रूज का स्टेटमेंट देखिए, टेड क्रूज ने स्टेटमेंट शायद हफ्ते भर पहले दिया था। उन्होंने बोला, और प्रेसिडेंट के नॉमिनी बहुत पुराने पॉलिटिशियन है, कोई नया खिलाड़ी नहीं है टेड क्रूज। उन्होंने क्या बोला? बोला, दिस अमाउंट ऑफ डेट एट दिस इंटरेस्ट रेट इज अनसस्टेनेबल। 52.5% यूथ मैरिजुआना पे है, ये ऑफिशियल नंबर बता रहा हूं आपको। 52.5% या 52.3% यूथ आ रहा है मैरिजुआना। और पाकिस्तान की भी आप हैरत अंगेज एक चीज पता लगी है मुझे। पाकिस्तान में तो मैं सोच रहा था यार, ये पाकिस्तान की पंजाब गवर्नमेंट से आर्मी ने लेके जमीन चाइना को दी है। मैं गलत था? पूछिए क्यों। भाई साहब, पाकिस्तान में 11.6 मिलियन एकड़ जमीन आर्मी के पास ऑलरेडी है। 12% ऑफ द टोटल लैंड, 93.6 मिलियन एकड़ जमीन है।
तो उसमें से 11.6 एकर्स आर्मी के पास ऑलरेडी है। 12% ऑफ लैंड इज कंट्रोल बाय आर्मी। आर्मी उसका सीएलयू करती है, सीएलयू इज व्हाट, चेंज ऑफ लैंड यूज। उसकी कॉलोनियां काट काट के मकान बनाती है वहां पे। यही नहीं, ये जो मेजर जनरल होता है आर्मी का, आपको पता है इसको जमीन कितनी मिलती है पाकिस्तान में? मोर देन 250 एकर्स, सॉरी मोर देन 240 एकर्स। डू यू बिलीव इट रोहित भाई? 240 एकड़ से ज्यादा जमीन मिलती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जब भारत ने रसिया के साथ रूपी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तब कुछ देशों ने भारत का मजाक उड़ाया था। दोस्तों, आज के टाइम पे भारत के साथ 71 देश रूपी में ट्रेडिंग करने के इच्छुक हैं, जबकि 18 देशों के साथ भारत रुपए में ट्रेडिंग कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने इस बारे में कहा कि भारत कहां से कहां पहुंच रहा है और हम हर वक्त मजहब करते रहते हैं। हमारे सियासतदान आपस में ही उलझे हुए हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत का एक्सपोर्ट इस साल 570 बिलियन डॉलर हुआ है, जबकि भारत का विजन है कि 2030 तक भारत यह 2 ट्रिलियन कर लेगा। दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने जीडीपी के लगभग 60-70% का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। दोस्तों, एक खबर जो तेजी से वायरल हो रही है कि पाकिस्तान की एक जानी मानी पत्रकार आरजू काजमी, जिन्होंने एक ट्वीट किया कि हमारे दादाजी बेहतर बनने के लिए भारत छोड़कर पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे, कहां फंसा गए दादाजी। इस पर पाकिस्तान में उनकी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है और लोग कह रहे हैं आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। दोस्तों, इन सब खबरों पर आपका क्या कहना है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। है कि वो इंडिया के साथ उसकी करेंसी में कारोबार करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आके एक तरफ ये सिचुएशन है, ठीक है जी। और मज़े की बात है कि हमारे खित्ते में श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल एंड म्यांमार वो ऑलरेडी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ इंडियन करेंसी में काम करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि जो साउथ एशिया है वहाँ पे इंडियन करेंसी जो है डोमिनेंट होगी। जिस तरह यूरोपियन यूनियन में यूरोप ने करेंसी बनाई, इसी तरह इंडियन करेंसी जो है वो डोमिनेंट होगी। और अगर इंडियन करेंसी नहीं होगी लेट्स से, तो कोई और ऐसी करेंसी होगी जिसका इंडिया का उसके ऊपर होल्ड होगा, ठीक है। सो पाकिस्तान विल बी लेफ्ट ओनली विद अफगानिस्तान की, आप स्मगलिंग करें और इस तरह की फजूलियात, ये जो हरकतें हैं वो करें, और इसके अलावा कुछ नहीं। और हम तो कोई कारोबारी नेशन तो नहीं है, हमारा कोई कारोबार से, बिजनेस से, इन चीज़ों से ताल्लुक ही नहीं है, ना ही हम इन चीज़ों को पसंद करते हैं। उसकी वजह ये है कि मैं मज़े की बात बताऊं कि एक पाकिस्तानी जू है, उसने इजराइल अपनी कुछ प्रोडक्ट्स भेजी, ठीक है जी। और कोई पाकिस्तानी जूश बिजनेसमैन है, उसका नाम है फिशल बेन फल्द। उन्होंने कोई 3 जो है इजरायली बिजनेसमैन के साथ मिलके जो है वो एक कंसाइनमेंट भेजी। और उस कंसाइनमेंट में क्या था, ड्राई फ्रूट्स थे, डेट सी, स्पाइस थे और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इन चीज़ों के होने के बावजूद ये चीज़ें जब हुई तो ये कहा गया जनाब कि शायद पाकिस्तान ने इसराइल के साथ कारोबार शुरू कर दिया। अब सुनने में आता है कि ये वही शख्स है, ठीक है जी। ये वही शख्स है जिसको पाकिस्तान की जो साबिक हुकूमत है, इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने ये अलाउ किया था कि वो जा सकते हैं इसराइल। अच्छा, इनको पासपोर्ट दिया गया क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि ये लोग पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के हर मुल्क के लिए वैलिड है, लेकिन इसराइल के लिए वैलिड नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है किसी और प्रोसेस के ज़रिए वहाँ पे गए। मेरा ख्याल है ये यूएई जाके वीज़ा लेते हैं और फिर पासपोर्ट के ऊपर मोहर नहीं लगती, इस तरह की चीज़ है जो होती है। दिस इज़ व्हाट आई हर्ड फ्रॉम समवन। कि मैं आपको न्यूट्रली बताऊं कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, मतलब अनाउंस सिर्फ नहीं हो रहा, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो रहा। अब देखें ये क्या करेंगे, इनकी प्रायोरिटीज क्या हैं। अब 1 बिलियन डॉलर के लिए हमें कितने धक्के खाने पड़ रहे हैं IMF से, ठीक है। वो एक भी ग्रंटर मांग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जी कभी चाइना को लेकर आओ, कभी वो कहते हैं इमरान खान साहब को बीच में बिठाओ, कभी वो कुछ डिफरेंट जी। उन्हें पता है ना कि नेक्स्ट पता नहीं किसकी क्या। ये देखिए, सबसे बड़ा जो हमारा फॉल्ट है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंट्री के अंदर होती है, आदमी इस्तेकाम आ जाता है, ठीक है। हर बंदा अफरा तफरी, जैसे अब देखें 2 माह बाद तफरी है, अभी आटे के लाइन में लोग मार रहे हैं, इससे ज्यादा अफरा तफरी इसकी वजह क्या है कि आप जो, मैं CSS का एस्पिरेंट हूँ तो हम करंट अफेयर के साथ मोस्टली टच होते हैं। तो मैं रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि नियर टू 500 पीपल ब्रेन ड्रेन की टर्म यूज होती है, यानी जो काबिल लोग होते हैं ना वो बाहर जा रहे हैं, कंट्री छोड़कर। क्यों जा रहे हैं? कि किसी को पता ही नहीं है कि हमारी जान का हमें तो तहफ़्फ़ुज़ है या नहीं। जिसको दिल करता है वो एजेंसियां पकड़ लेती हैं,
ठीक है, देखिए इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे और हम जैसे लोगों को हो रहा पाकिस्तान है। में जो लाइक लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, अच्छा दिमाग है, जो अच्छा दिमाग रखने वाले लोग जी। हैं, वो तो यहाँ से बाहर जाते जा रहे हैं। बाहर जाते, देखिए अब इसके लिए हमें पॉलिसीज बनाना होंगी, ठीक है। हमें एक प्लेटफॉर्म पर सब सियासतदानों को इकट्ठा बैठना करना होगा। होगा। फंड नहीं दे रहा, आप खुद आपकी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, ऑफिसेज बंद हो रहे हैं, कंपनीज बंद हो रही हैं, आपको फेल्ड स्टेट कहा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि ठीक है एक बार अनाउंस कर दीजिए कि दिवालिया हो गया, ये तक कहा गया है हमारे यहाँ। हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनका कहना है एक बार मान जाइए, ठीक है तो फिर दोबारा से बनाइए। तो अगर आपकी ये हालत हो जाएगी, जबकि दूसरी तरफ जहां से आप आए हैं वहां पर आप देख रहे हैं कि वहां पे भी लोग बाहर जाते हैं, ऐसा नहीं कि भारत में लोग बिल्कुल कंट्री से जाते बाहर हैं, नहीं काफी जाते, ज्यादा लोग हैं। मगर उसका रीजन ये नहीं होता कि कंट्री किसी मुसीबत में है और आपको किसी वक्त भी जो है आपके बैंक अकाउंट सील हो सकते हैं, किसी वक्त भी गवर्नमेंट ये कह सकती है दिवालिया हो गई है, गवर्नमेंट बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो गई है, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है कि लोगों को वो बिजली प्रोवाइड करे, खाना प्रोवाइड करे, आटे की लाइन आप देखते हैं क्या क्या चीजें हाँ, होती हैं, बिल्कुल। ये चीज हम नहीं देखते। अगेन मैं ये कहूंगी कि इसमें हरगिज ये बात नहीं है कि भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये वाली या। प्रॉब्लम नहीं है। अगर लोग वहां से बाहर जाते हैं और जाते ही हैं तो वो अपनी मर्जी से जाते हैं, वो किसी मजबूरी में नहीं जाते। यहाँ से जो लोग जा रहे हैं वो मजबूरी में जा रहे हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता कि वो अपना घर छोड़कर, अपने सब कुछ छोड़ छाड़ कर जहाँ पे पला बड़ा है उससे वो निकले, या। मगर अब ये मजबूरी कर दी है उन्होंने कि लोग बाहर जाने पे मजबूर हो गए। नहीं, मेरे जिस वक्त जो भाई बाहर जा रहे हैं, मेरे बड़े भाई, सबसे बड़े भाई यही हैं, उनका तो मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि वो इतने वो मतलब माशाल्लाह से इस चीज में बिल्कुल ही लेजी है ना कि वो कहते हैं भाई तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं जा रहा। लेकिन अब उन्होंने भी ये सोच लिया कि मैं भी चला जाऊं।